साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। संप्रति हाल ऐसा कि याद आए रक्षक बार बार हर बार। साथियों, बरसात का मौसम बदल रहा है, सांझ अब चांदनी ओढ़े खड़ी है, रौद भी थकाता नहीं, सालता नहीं। जी हाँ साथियों, अब बात होती है कि त्योहारों की। तो त्यौहार आ रहे हैं, ऐसे में हम पुलिस की बात करें। पुलिस कितनी सजग है, कितना काम कर रही है राज्य के लिए, और इसीलिए आज हम अपने कार्यक्रम संप्रति में रूबरू हो रहे हैं राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री अनुराग गुप्ता से। तो आइए अनुराग गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। 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 अनुराग सर, नाम के हिसाब से आपका अनुराग पूरे राज्य को मिलता है। जी जी। अब आप बताइए, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं जी। लेकिन जहां बारिशों का दौर खत्म हो रहा है, सांझ चांदनी ओढ़ रही है, ऐसे ही अब रौद भी बहुत थकाता नहीं है, सालता नहीं है। आप बताइए, त्योहारों के मौसम में हमारे दर्शकों को, राज्य की जनता को आपकी तरफ से क्या सुरक्षा के आश्वासन मिलेंगे? हम तो अपने झारखंड के सभी राज्यवासियों का मेरा यही संदेश है कि एक अच्छे माहौल में, एक भाईचारा के माहौल में, एक दोस्ती के माहौल में आप इस सुंदर पर्व को मनाइए और हमारे देश की संस्कृति को की झलक दीजिए और एक अच्छा वातावरण बनाइए जहाँ पे सभी भाई बहनें मिल करके एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। यही मेरा होगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा सबका अपना ये मतलब राज्य की जनता का कॉमनली ऐसा मानना है कि हम बहुत मुश्किल हो जाता है, कहीं किसी मुश्किल में फंसते हैं तो पुलिस तक पहुंचने में बड़ी कठिनाइयां आती हैं हम लोगों को। इसको कितना हम लोग सरल आपके माध्यम से बना सकते हैं सर? देखिए, इसमें एक आपने यदि ध्यान दिया होगा, आज से करीब 1 महीना पहले पूरे राज्य के सभी 24 जिलों में एक साथ पुलिस जनता सहयोग का कार्यक्रम चलाया गया था और मैंने राज्य के 24 वरीय अधिकारियों को 24 जिला में भेजा था और इन लोगों ने उसके बारे में 1 सप्ताह पहले अखबारों में पूरा विज्ञापन दिया था। किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो वहाँ पर आए। पूरे राज्य में करीब 6,500 आवेदन हमारे को प्राप्त हुए, उस पर कार्रवाई चल रही है। अगले 15 दिनों में मैं उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ कि जो 6,500 जनता ने हमारे को जो आवेदन दिए उसमें क्या कार्रवाई, उसमें हर तरह, उसमें बहुत सारे ऑन द स्पॉट भी हुए। किसी का FIR दर्ज नहीं हो रहा है, किसी का बच्चा गुम हो गया है, किसी के साथ साइबर अपराध हो गया है, किसी के साथ कोई और घटना घट गई है। बहुत सारे मामलों का निराकरण त्वरित हुआ। परंतु आपकी बात सही है, जो पुलिस जो है वो आज भी पुलिस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे एक बिजली की व्यवस्था है। हाँ। अगर आपके घर में बिजली खराब हो जाती है तो आप अपने घर को ऑफिस में लेकर नहीं जाते हैं, बिजली का बंदा आपके घर पे आता है। हम चाहते हैं पुलिस में भी यही व्यवस्था रहे। यदि किसी के घर में कोई अपराध होता है, किसी के साथ कोई चोरी की घटना घटती है तो उसको थाने पे ना जाना पड़े, थाना चल करके वहाँ तक आए। ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और लेकिन चूँकि और बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी और चीज़ों में उलझ जाते हैं तो उसको ठीक से कर नहीं पाते हैं। परंतु मेरा उद्देश्य यही है और मेरा दूसरा उद्देश्य है कि राज्य की महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा देना। मैं अपने राज्य को सुरक्षित तभी मानूंगा, मैं अपने कार्यकाल को तभी सुरक्षित मानूंगा जब मैं इस राज्य की हर महिला को सुरक्षा प्रदान कर सकूं। ये मेरा ये तो हुआ भी है, आपके आने से बहुत एक परिवर्तन तो दिख रहा है। और हम कई बार अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि फलना अपराधी पकड़ा गया, ऐसे आप लोगों ने काम किया। लेकिन कई दफ़ा ऐसी भी घटनाएं हो जा रही हैं जहां तुरंत आप पहुंच नहीं, आपके जो अधिकारी हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपने डायल 100 का भी एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन क्या ऐसा और कोई वैकल्पिक है आपके पास? जैसा अभी हमारा जो पहले डायल 100 था वो मैं बता दूं, अभी वो डायल 112 हो गया है। हाँ। आप कहीं से बल्कि मैं तो आपको कहूंगा कि दूरदर्शन के लोग कृपया 112 पे कॉल करके आप मुझे बताइए कि हमारा रिस्पांस कैसा है, और हम जानना चाहेंगे, पब्लिक से फीडबैक लेना चाहेंगे कि हमारा रिस्पांस अच्छा है कि नो डाउट बहुत कमियां हैं, लेकिन आज से
पहले जो रिस्पांस था उससे बहुत सुधार हुआ है। मैं खुद वहाँ पर गया था और मेरा प्रयास है कि 112 के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कॉल करके पुलिस की त्वरित सहयोग ले सकता है, ऐसा हमारा प्रयास है। इसके अलावा साइबर हेल्पलाइन में एक 1930 नंबर हम लोगों ने चालू किया है। उसमें एक बहुत बड़ी, मैं उपलब्धि नहीं कहूँगा अपनी, लेकिन एक है उपलब्धि। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है भारत सरकार के साथ मिल करके, किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड होता है 1930 पे आप कॉल करो और अगर आप ये बता दो 2, 3, 4 घंटे 5 घंटे के अंदर कि हमारा पैसा फलाने अकाउंट में गया है, हम तुरंत उस अकाउंट को फ्रीज करेंगे और आपको वो विधि बताएंगे जिससे कि वो पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। और बहुतों को करीब 2 करोड़ रुपए मैंने पिछले करीब 6 महीने में लोगों को दिलवाया है। तो दर्शकों 112 याद रखें, 1930 भी 30 भी याद जरूरी रखें। बड़े आजकल साइबर अपराधी जो है ना वो उसमें वो ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, बहुत ज़्यादा, इसलिए उन पर और ध्यान देने की जरूरत है। उसमें मैक्सिमम लड़के पढ़े लिखे 22 साल 25 साल के लड़के हैं, वही लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बड़ी प्रमुख बात है सर, महिला सुरक्षा पे आप बात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात भी है कि आप सोच रहे हैं, ऐसा सोचते ही हैं लोग। लेकिन कई दफ़ा ऐसा अभी महिलाओं के साथ चेन छिनतई का कार्यक्रम बड़ा इन्होंने चलाया हुआ, अपराधियों ने कार्यक्रम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं और भाग जा रहे हैं। जी, आप लोग कई दफ़ा पकड़ने में सफल भी हुए, कई बार असफल भी रहते हैं, कई बार असफल भी रहे। अभी हाल ही में हमारे कॉलोनी में ही एक घटना घटी। जी जी जी, तो हम लोग उसके लिए क्या कुछ बहुत पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं? नो डाउट। देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरा पहला उद्देश्य है और था कि राज्य को और शहर को बड़े पैमाने पर सीसीटीवी से कवरेज किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास भी किया। पहली बात तो यहाँ के जो रांची पुलिस की जो सीसीटीवी कैमरे थे सब कुछ तकनीकी कारणों से सब फेल थे, सब चालू हो गया आज की तारीख में। दूसरा, दिल्ली पुलिस में एक व्यवस्था की गई थी जिसमें 144 सीआरपी से, अभी तो नया बीएनएसएस आ गया, उसके अंतर्गत, और हम लोगों ने यहाँ रांची के प्रमुख व्यवसायियों को से बात करके अनुरोध किया है कि आप अपने घर, अपनी दुकान, अपनी मकान, अपना क्लब, अपना जिम, अपना बैंक, सब के आगे आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए। और जिस दिन हमारा देश, हमारा राज्य सीसीटीवी कैसे कवरेज हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग अपराधियों को एकदम, हमने कही अभी जैसे हाल में एक वकील की हत्या हुई थी, तो अननोन केस था, लेकिन लकीली जिस मोहल्ले में हत्या हुई उसके बगल में एक व्यक्ति ने अपने घर के आगे सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था जिसमें दोनों अपराधियों के चेहरे स्पष्ट आ गए। 24 घंटे में पकड़ लिया हम लोगों ने। तो हमें थोड़ा सा, देखिए कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मेरा कहना है कि नो डाउट आपके घर की चोरी का जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन घर में ताला तो आपको भी लगाना होगा ना। तो घर के आगे एक सीसीटीवी कैमरा तो आपको लगाना चाहिए। आजकल 2000, 2500, 3000 में बढ़िया सीसीटीवी कैमरा आ जाता है, कोई बहुत कॉस्ट नहीं है। जरूरत है अवेयरनेस की, और लोगों को लगता है कि अपराध थर्ड पर्सन के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा, इसलिए वो लोग नहीं करता है। लेकिन अपनी सिक्योरिटी में, अपनी सुरक्षा में हर व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में क्या है, बड़े पैमाने पर RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि वहाँ, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली पुलिस के लिए संभव नहीं है कि हम हर घर को सुरक्षा दें। उन्होंने क्या करा, वो संगठित हो गए। हम चाहेंगे कि रांची की जनता भी हर मोहल्ले में, हर गली में संगठित हो। वो लोग अपने गेट बनाएं, अपने लोकल गार्ड को रखें, अपनी लोकल व्यवस्था रखें, वहाँ पे रोशनी का व्यवस्था करें, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएं, क्राइम अपने आप रुक जाएगा। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी जवाबदेही कम हो जाती है, लेकिन हमें लगता है कि पब्लिक को भी इन चीज़ों पर सोचना होगा। बिल्कुल जी सर, सीसीटीवी कवरेज से बात समझ में तो आती है, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसे लगता है कि आवश्यकता आन पड़ी है। जैसे स्कूलों में, स्कूल के बाहर भी बहुत मनचले लड़के दिखते हैं लड़कियों के स्कूल के सामने में। तो पेट्रोलिंग पार्टी जो होती है वो तो आपने मुस्तैद किया हुआ है, लेकिन क्या इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है? जैसे स्कूल में बच्चे बहुत महफूज रहें, वहाँ लड़कियों के साथ छिड़काने की घटनाएं कम हो, ऐसा? उसमें आपने जो बोला वो तो मैंने नहीं किया, परंतु मैंने 2 और व्यवस्थाएं की, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे राज्य के हर जिले में एक महिला थाना है। जब मैंने योगदान दिया था डीजीपी की पद पर, तो मैंने अपने कुछ अफसरों को बोला कि थाने पे जाके देखो तो एकदम बुरा हाल, मतलब इनफैक्ट अभी हाल में हमारी जो गृह सचिव महोदया, जो खुद एक महिला है, वो रांची की महिला थाना में गई और जो वहाँ पर जो दृश्य उनको देखने को मिला काफ़ी दर्दनाक, दयनीय और दुखद था। जी बिल्कुल। तो हमारा पहला टारगेट है कि हम अपनी महिला थानाओं को सुरक्षित करें, और हमारी महिला थाना एक आम थाना की तरह नहीं है। उसका उद्देश्य अपराधी को पकड़ना है, लेकिन उससे ज़्यादा उसका उद्देश्य है विक्टिम को कंसोल करना, उसको कंसोल करना, उसको कॉम्पनसेशन दिलाना। और हमने अपनी महिला थाना प्रभारी रांची की पिंकी साहू करके है, उसको मैंने बोला है
कि आप रांची की सब महिला स्कूल कॉलेज में जा करके महिलाओं को सशक्त करो, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताओ, उनको पुलिस की व्यवस्था के बारे में बताओ। आपने एक और चीज़ देखी होगी, हमने 112 का एक QR कोड बना करके बहुत सारे टेम्पू में भी लगवाया, पता नहीं अब देख पाए कि नहीं देख पाए, लेकिन करीब हमें बताया गया कि 10,000 QR कोड बना करके सभी टेम्पू जो नहीं ऐसा है बिल्कुल, और कोई भी लड़की के साथ यदि टेम्पो में छेड़खानी होती है, उसको बोला गया QR कोड को स्कैन करो, मैसेज लिख करके भेज दो, तुरंत वहाँ से कॉल आएगी, कार्रवाई उसमें होगी। तो ये एक व्यवस्था हम लोगों ने की। दूसरा व्यवस्था जो हम लोगों ने किया है, खास करके जो कलकत्ता वाली घटना के बाद में हम लोगों ने एक सिक्योरिटी ऑडिट कम सिक्योरिटी रिव्यू ऐसी सभी संस्थानों का किया जहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक है। उसमें जमशेदपुर है, उसमें सरायकेला है, उसमें खुट्टी है, रांची है, और भी जिलों के ऐसे सब। उसमें हमने 20 पॉइंट्स का एक पूरा वो बनाया था। उसमें और चीज़ों के अलावा जो वहाँ पे कार्यरत मेल जो हैं कर्मी, उनका बैकग्राउंड चेक तक का भी बनाया था। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं, परंतु मैं मानता हूं कि महिला सुरक्षा में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। जी, लगे हाथ सर अपराधियों को भी आप एक संदेश दे दें, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा हर एस्पेक्ट से। बिल्कुल, हम तो मुझे तो सबसे अब हम क्या कहें, हमारे एक पुलिस के हवलदार की हत्या एक सजा याफ्ता कैदी ने हॉस्पिटल में कर दी, और दुख तो इस बात का है कि उस आदमी ने उस कैदी को अपने भाई की तरह मानता था, सुना था। और आमतौर पे हमारे यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है, जब कैदी रात में हॉस्पिटल में रहता है तो उसके एक हाथ को बेड पे बांध दिया जाता है, परंतु इस पुलिस वाले को, बेचारा एक गरीब आदिवासी था गिरिडीह का, उसको इतना विश्वास जीत लिया कि उसने उसको रात में हथकड़ी भी नहीं लगाई, और उसी कैदी ने एक पाइप के साथ उस आदमी का गला घोट करके भाग गया। दुख इसका इस बात क्या है कि उस आदमी, उस अपराधी जो कि लंगड़ा था, ये क्या था, कोई सजा उसको नहीं मिली। हम जब ये सब देखते हैं तो लगता है कि कभी कभी वो पुराने जमाने की वो राजा की जो सजा थी कि तुरंत सजा, तुरंत मतलब वो भी कभी कभी मतलब देखते तो लगता है कैसा होना चाहिए। ये तो संवैधानिक, और ये सभी अपराधियों के लिए, जो अपराधी रेप करते हैं, जो अपराधी हत्या करते हैं, जो अपराधी लूटने के क्रम में लोगों को मारते हैं, कहीं ना कहीं जघन्य है सर ये। और हमें लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट को इस देश से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी वारदातें हैं जहाँ पे सजाए मौत होनी चाहिए, और ये बिल्कुल होनी चाहिए। और कुछ साइकोलॉजी का हवाला लोग देते हैं कि ये जो डेथ सेंटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? मैंने खुद देखा हुआ है। जिस दिन किसी एक कैदी को जेल में डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है और डेथ की एग्जीक्यूट किया जाता है, पूरा जेल उस दिन सोता नहीं है। सही बात है। डर तो है, जान सबको प्यारी है। उस अपराध जो दूसरे की जान इतनी आसानी से लेता है, उसको अपनी जान कितनी प्यारी है वो उस दिन पता लगता है जब उसकी वो जागा रहता है, वो क्या पूजा पाठ में लगता है। इसलिए हमें लगता है कि कानून में एक कुछ लोगों के लिए ये व्यवस्था जरूर लगी रहनी चाहिए, जो इस तरह के, जो 4 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं, 6 साल की बच्ची को मारते हैं, इस तरह खास करके जो महिला छोटी छोटी बच्चियों के, मासूम बच्चियों के साथ, ऐसे लोगों का तो एकदम कैपिटल पनिशमेंट होना ही चाहिए। सही बात है सर। और ऐसी सोच कहीं ना कहीं है, मुझे ऐसा हो सकता है बहुत लोग इसको बोलने में क्या, लेकिन आप हमसे फ्रैंक ओपिनियन ले रहे हैं तो ये मेरा ओपिनियन है कि कैपिटल पनिशमेंट इन लोगों के लिए होनी चाहिए, जो इस प्रकार के, जो जिनको दूसरे की जान की परवाह नहीं है, तो हमें उसकी जान की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है। बहुत बहुत सही बात है सर। और आपकी ये बातें ऐसा आशा भी जगाती है कि आने वाले समय में और अपराधी आपसे और पुलिस से खौफ खाएंगे, और ये होना भी जरूरी है, क्योंकि अपराध नियंत्रण काफ़ी आवश्यक है। सर अब अगर हम थोड़ी दूसरी ओर चले, तो हम सबका महापर्व, लेकिन आप लोगों के लिए चैलेंजेस भी बहुत, चुनाव, विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाले हैं, इसके लिए आपकी कैसी तैयारी है सर? देखिए, अभी हाल में हम लोगों ने पार्लियामेंट इलेक्शन करवाए हैं। झारखंड में इलेक्शन टोटली इंसिडेंट फ्री हुआ है पिछला इलेक्शन। ये बात सही है कि आज से 15 साल पहले झारखंड के अधिकांश जिले उग्रवाद ग्रसित थे, परंतु झारखंड पुलिस ने उग्रवाद से एक बड़ी लंबी और बड़ी कठिन लड़ाई लड़ी है। हम लोग उसका पार्ट रहे। मैं जानता हूँ, कई जिलों में एसपी रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ उस समय में हम लोगों ने 500 से अधिक जवान और अफसर खोए हैं पिछले 20 साल में। लेकिन आज जो है झारखंड 99% नक्सल मुक्त है।
तो मैं मानता हूँ कि झारखंड का चुनाव 100% पीसफुल, शांतिपूर्वक होगा। और आप वोटिंग परसेंटेज मिला लें, पार्लियामेंट इलेक्शन में बड़ी हाई वोटिंग हुई है, परहैप्स वन ऑफ द हाईएस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि असेंबली इलेक्शन में भी बड़ी हाई वोटिंग होगी, और वो अपने आप प्रूफ करता है कि इलेक्शन जो है बहुत फेयर, हाँ, वो तो है सर। देखिए अर्बन एरियाज में तो चूंकि सब ऐसे सम्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं कि वो लोग जाके वोटिंग करके आते हैं, और वहाँ आपकी पुलिस पार्टी भी रहती है। लेकिन क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं हम लोग, जो सुदूर के इलाके हैं जहाँ पे सही में नक्सलिज्म है, और वहाँ पे कैसे आप निगरानी करने की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए अभी आप शायद लेटेस्ट आपने इलेक्शन कमीशन की जो लेटेस्ट गाइडलाइन अगर आप उनको देखेंगे तो इतने व्यापक अरेंजमेंट्स हैं। हर बूथ पे एक एश्योर्ड मिनिमम सुविधाएं देनी है, और वो हर बूथ पे देनी। इनफैक्ट अभी जो इलेक्शन कमीशन आई हुई थी इस चीज़ से बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि जो हम लोगों ने गारंटी दिया है मिनिमम एश्योरेंस, वो हर बूथ पे होनी चाहिए। तो अब वो समय नहीं रहा आज से 20 साल पहले का कि वोट डालने के लिए 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलना पड़ता। आज तो, और हम लोग तो घर भी जाके रिमोट से रिमोट, हम लोग मोर देन 80 प्लेसेस पर हमारी पेट्रोलिंग पार्टी हेलीकॉप्टर से जाएगी। तो हमारे को अब वोट देने में इच्छा होनी चाहिए, और वोट देने में कोई प्रॉब्लम अब बिल्कुल भी नहीं है। पूरे झारखंड में एकदम नक्सल मुक्त, अपराध मुक्त, डर मुक्त झारखंड आज की तारीख में है, और हर आदमी यहाँ का जागरूक है। भले इंटेलेक्चुअल नहीं है लेकिन जागरूक तो है। और मुझे लगता है कि जागरूकता और इंटेलेक्चुअल कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों होना एक साथ ज़रूरी है। जो आप कहते हैं शहर में इंटेलेक्चुअल है और गांव में इंटेलेक्चुअल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी इस सब मामलों में गांव के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा देश प्रेमी होते हैं, ज़्यादा वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। भाई आप जो है व्यवस्था को गाली देते हैं और वोट नहीं डालते हैं, तो जिस व्यवस्था को बदलने का अधिकार सरकार ने आपको दे रखा है, जब आप उस मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर उस व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाने का आपको क्या अधिकार है? जो व्यक्ति वोट नहीं डालता उसके ऊपर उसको सरकार के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। सही बात है। हाँ। इससे इसी से इधर एक मतलब लगभग इसी से मिलता जुलता सवाल सर चुनाव को ही लेकर है, क्योंकि अब तो आगामी चुनाव आने वाले हैं जी, और इस समय वीआईपी मूवमेंट्स अपने स्टेट में पूरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत सारे रूट डाइवर्ट करते हैं पुलिस वाले, और आम नागरिक, मैं एक आम नागरिक के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, आम नागरिक को इससे समस्या तो होती है जी सर। एक वैकल्पिक कोई व्यवस्था ऐसी जो प्लान की जा रही हो या आप सोचते हो? देखिए आपकी बात कुछ हद तक सही है, नो डाउट। वीआईपी मूवमेंट में पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ वीआईपी पब्लिक को के चलते इसलिए इनकन्वीनियंस होती है क्योंकि उनको सही में रिक्वायरमेंट है, और कुछ ऐसे वीआईपी भी होंगे जो कि बस अपना दिखाने के लिए भी करते हैं। तो दोनों तरह के वीआईपीज हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए देश में, राज्य में हमारे, तो मुझे लगता है कि मिनिमम डिस्टर्बेंस टू पब्लिक हुआ है। हम यहाँ से लेकर के उनको जमशेदपुर तक लेकर गए, और कहीं पे कोई ट्रैफिक को कुछ 10 मिनट 15 मिनट के लिए रोका होगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पे बहुत तरह की, उनके ऊपर बहुत तरह की शक्तियां उनके विरोध में लगी हुई हैं। उनका जीवन वो एक व्यक्ति का जीवन नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री का जीवन है। उस जीवन को बचा के रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो उसके लिए जो मिनिमम एक सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं वो हम फॉलो करें, यस, लेकिन हम अनावश्यक पब्लिक को परेशान ना करें, ये भी जरूरी है। हम लोग प्रयास करते हैं, और हम लोग इस दौर में जो वीआईपी मूवमेंट होगी हमारे राज्य में, हम लोग इस बिंदु पर पूरा ख्याल रखेंगे कि स्कूल बंद नहीं हो, कॉलेज बंद नहीं हो, लोग परेशान नहीं हो, सड़कें बंद नहीं हो। इम्पॉर्टेंट जो होती है एसेंशियल सर्विसेज, जैसे आपकी एम्बुलेंस है, डॉक्टर है, फायर ब्रिगेड है, इनका मूवमेंट नहीं रुके। ये सब प्रयास हम लोग करेंगे। हाँ, ठीक है सर। और हमारे रहता भी है, हमारे प्रोटोकॉल का ये पार्ट है कि एम्बुलेंस का मूवमेंट, फायर ब्रिगेड का मूवमेंट, स्कूल बसों का मूवमेंट, बच्चों का मूवमेंट प्रभावित ना हो। आपको सर शुरू से राज्य बड़ी अच्छे दृष्टि से देखता रहा है, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं। हम लोगों का व्यक्तिगत भी आपके लिए यही अपना आपको बड़प्पन है कि आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। हमने देखा है सर आपको राज्य के लिए काम करते, शहर के लिए काम करते हुए। अब है कि चूँकि आप सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी हुए, जिनको बहुत निर्णय लेना, जैसे हमारे बाबूजी को हम लोगों के लिए बहुत सारा निर्णय लेना पड़ता है,
तो इसमें एक बहुत मेरे ख्याल से मुख्य रूप से मुझे ये जानना था आपसे, या हमारे दर्शकों को ये बताना चाहिए हम लोगों को, कि आपके होने से क्या हमारी पुलिस और एडवांस हो जाएगी, क्या बहुत इंटरनेट से बहुत फेमिलियर हो जाएगी, क्या इनका ट्रेनिंग ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये एकदम किसी बड़े महानगर की पुलिस की तरह ये लोग काम करें? मतलब मैं ट्रेनिंग के ऊपर में पुलिस में बड़ा जोर दिया जाता है जी। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेनिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एटीट्यूड। मेरे को याद है, आज से 25 साल पहले मैं एक ज़िला में एसपी था, तो एक साधारण व्यक्ति आए मेरे पास, हमने बोला बैठ जाइए, तो बोला आप हमको बैठने के लिए बोल रहे हैं। जिला के एसपी, हम थाने पे गए तो टेबल पे पैर रख के बैठा हुआ था और हमको बोला क्या है। अच्छा, तो ऐसा क्यों? तो आपकी ट्रेनिंग अलग है। मैंने कहा ये ट्रेनिंग का अंतर नहीं है, ये संस्कार का अंतर है। हाँ, सही बात। तो हमें लगता है कि पुलिस विभाग में ट्रेनिंग तो हम लोग दें, लेकिन ट्रेनिंग से ज़्यादा जरूरी है संस्कार, जिसका एक भाग शिष्टाचार भी है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि थाने में गए तो बदतमीजी की। तो लेकिन पुलिस का दुखद क्या है कि पुलिस जो है वो हमेशा अपवाद से जानी जाती है। अगर 10 पुलिस अधिकारी आपसे बढ़िया बर्ताव करें तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन एक पुलिस वाला जो है वो अगर बदतमीजी करेगा तो लगता है कि पूरा पुलिस विभाग ऐसा ही है। हाँ, ऐसी ये चूंकि वर्दी है ना, हाँ, एक की वर्दी सब पर सबको रख देती है, यही दिक्कत है। लेकिन इसलिए हमारा जो प्रयास रहेगा, ट्रेनिंग यस, लेकिन मोर देन ट्रेनिंग एटीट्यूड, संवेदनशीलता। और हम हमेशा बोलते हैं जहाँ भी जाते हैं कि संवेदनशीलता के साथ काम हो, बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बूढ़ों के प्रति, गरीब के प्रति, असहाय के प्रति संवेदनशीलता दिखाओ। और जिस दिन वो हमारे विभाग में आ जाएगी तो 90% ट्रेनिंग हमारी उसी में हो जाएगी। सर, हाईकोर्ट का भी अभी गाइडलाइन आया है कि पूजा पंडालों में 10 बजे के बाद बहुत तीव्र ध्वनि से कुछ डीजे वगैरह नहीं बजाया जाए। जी जी जी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग मानते हैं, कई लोग जैसे आपने कहा कि बड़े अच्छे नागरिक भी हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो काम बिगाड़ते हैं। जी है, तो उनको भी हम लोगों को देखना होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। पंडालों में सर वो बाजा वाले भी बहुत लड़कियां घूम रही है और उनके कान में जाके बड़ा भोपू बजाना शुरू करते हैं। कई दफ़ा मैं घूमते हुए भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो दुर्गा पूजा के लिए कोई विशेष व्यवस्था ऐसी है क्या? देखिए, बहुत सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है। जैसे पंडाल, देखिए चूँकि पूजा पंडाल में आग, बत्ती, धूप जलती है, तो आग लगने की बड़ी प्रबल संभावना रहती है। तो पहला तो हम लोगों ने पूरे सभी राज्य के भी, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब और होम सेक्रेटरी मैडम और बाकी लोगों ने राज्य के सभी डीसी और एसपी से ये मीटिंग किया। करीब हमारे राज्य में करीब 6,500 पंडाल हैं पूरे राज्य में। उसमें करीब आधे जो है वो लाइसेंसी, आधे वो सो कॉल्ड गैर लाइसेंसी है। तो सभी डीसी एसपी को बोला गया है कि आप सभी पंडालों में स्वयं जा करके आप देखिए कि वहाँ पर फायर फाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको चलाने के लिए कोई व्यक्ति ट्रेंड है कि नहीं है। और यदि ट्रेंड नहीं है तो फायर डिपार्टमेंट से किसी व्यक्ति को बुला के वहाँ पर ट्रेनिंग करवाइए। ऐसा इसी प्रकार से आपने देखा होगा आजकल रावण दहन के कई कार्यक्रम शुरू हो गए, वहाँ पे अपार भीड़ जुटती है। उस भीड़ को कैसे नियंत्रित किया, इस पर व्यवस्था है। इसके अलावा आपने देखा एक नया आजकल ट्रेंड शुरू हुआ है, जो वो डांडिया रात में जो है वो 3 दिन 4 दिन पहले वो लड़कियां लड़के यंग लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, दे शुड। आज भाई सब लोगों को जवानी में अधिकार है अपना एंजॉय करें, लेकिन उसमें कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं। तो हम लोग का क्या काम है, एक तो शराब की बिक्री को रोकना, दूसरा अवैध जो ये है अपने ये जब जानवरों का कत्ल वगैरह ये सब नहीं हो, इसको रोकना, तीसरा सीसीटीवी कैमरे हर स्टॉल पे लगाए जाएं। हम लोगों ने इंसिस्ट किया है कि हर पूजा पंडाल पे सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। चौथा, वहाँ पे पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स होने चाहिए। तो वॉलंटियर्स को हम लोगों ने बोला कि आप ट्रेनिंग करवाइए। वॉलंटियर्स को हमने जैसे डीसी रांची बात कर रहे थे, हमने कहा कि आप उसको पूरे रांची शहर में एक ही रंग की टी शर्ट पहनवाइए, ताकि दूर से आदमी पहचान सके कि भाई हाँ ये हमारा बंदा है जो कि वॉलंटियर है, इसके पास जाएंगे तो हमारे को मदद मिल सकती है। और इस प्रकार से बहुत सारी, फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से कभी कभी जो उपद्रवी लोग जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो शहर में उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो हमें और भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी लोग इलेक्शन समय में जो शरारती तत्व है वो और एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको रोकने की जरूरत है। फिर जो अनसोशल एलिमेंट्स है उनके ऊपर 107 की कार्रवाई करना, जो ट्रेडिशनल कार्रवाइयाँ है, पूजा समिति के साथ मीटिंग करना, फिर वहाँ की जो
और व्यवस्था को देखना, लाइटिंग की व्यवस्था करना, कुछ जगह पे महिलाओं के लिए शौचालय टॉयलेट्स की व्यवस्था करना, ये सारा एक ओवरऑल एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट और एक सिक्योरिटी का फीलिंग आना चाहिए पूरे शहर में कि हमारा शहर सुरक्षित है, पुलिस पेट्रोलिंग पर है, लोग सीसीटीवी की नज़रों में हैं, गड़बड़ करने वाले पे कार्रवाई की जाएगी, शराब की बिक्री नहीं होगी, अवैध मांस की बिक्री नहीं होगी, गलत लोग पकड़े जाएंगे, ये सब होना चाहिए। तो इसलिए जब आप किसी अपराधी को पकड़ते हैं, माने किसी को 2 पुड़िया के साथ आपने पकड़े, अगर आपने उससे ये नहीं पूछा कि ये 2 पुड़िया तुम कहाँ से लाए और सिर्फ उसको पकड़ के जेल भेज दिया, तो ये सिर्फ घास काटने के बराबर है। वो घास उखड़ने वाली नहीं है, आप काटेंगे तो फिर निकल जाएगी। तो इसलिए जो आप जब तक उसकी बैकवर्ड लिंकेज लेकर के उसके सरगना तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक ये अपराध नहीं रुक सकता है। तो हम लोगों ने अभी कई ऐसे मामलों में जो बैकवर्ड लिंकेज है उसको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। उसमें कुछ मामलों में हमें सफलता मिली है, जैसे कुछ बिहार के लोगों को, कुछ यूपी के लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जो तीसरा हमारा जो बड़ा ट्रेंड है झारखंड का, मैंने 3 ट्रेंड बताए, वो है बाहर से जो ब्राउन शुगर आ रही है, जो कि जिसका सबसे ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है, जो स्कूल कॉलेज छोटे छोटे हॉस्टल्स के बाहर जो लोग 1 पुड़िया 2 पुड़िया बेचते हैं। ये तो हम लोग का कोशिश है, हम अपने अफसरों को कहते हैं कि एक सिर्फ किसी अफीमची को पकड़ के जेल भेजने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप उस अफीमची ने कहाँ से अफीम ली, उसने कहाँ से ली, उसने कहाँ से ली, जब तक आप इस पूरी चेन को लेकर के एक ही केस में करो, लेकिन इसके सरगना तक जिस दिन हमारा वो सफलता हो जाएगी, उस दिन हम समस्या को हायरार्की है, नीचे से ऊपर तक काम कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा चीज तो है नहीं जो कि खेत कहीं आम ऐसे आपको अफीम ऐसे नहीं मिलेगी। इसके बड़े सप्लायर है, उससे बड़े सप्लायर है। आजकल तो ब्राउन शुगर भी बहुत चर्चा में है यहाँ। जैसे अभी तो कुछ क्षेत्र में तो लोग बता रहे हैं, जैसे आदित्यपुर में बता रहा है कि लोग से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। आदित्यपुर के कुछ मामले, अभी मैंने आईजी को बोला था आप जाइए वहाँ के सभी केसेस को रिव्यू कीजिए, बहुत लोगों को पकड़ा भी है। लेकिन अफीम के साथ दिक्कत क्या है कि जो इसका एक बार आदी हो गया वो ये काम करेगा ही, जब तक कि उसको किसी हेल्थ सेंटर या किसी जगह पे नहीं डाल दिया जाए। वो जेल जाएगा, जेल में भी कितना दिन आएगा, साल 6 महीना 2 साल, निकल के आएगा फिर वही काम करेगा। तो उसको पकड़ना जरूरी है, नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि उसके पीछे कौन बैठा उसको पकड़ा जाए। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। आपका जैसे बाकी एक काम हम लोग और कर रहे हैं, अभी हम लोग सीआईडी का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी जो सीआईडी की डीआईजी हैं संध्या रानी मेहता, वो प्लस लोकल डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो प्लस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्लस कुछ पब्लिक स्पिरिटेड लोग मिल करके रांची के 20 स्कूल में जा करके बच्चों से बात कर रहे हैं। आप बोलिएगा तो उसकी मैं बहुत सारी फोटोग्राफ वीडियोस में आपको दे सकता हूँ। तो एक रेगुलर, आप पता नहीं हमारे ग्रुप में मेंबर है कि नहीं है, जो हमारा जो ये झारखंड पुलिस का जो आप उसके मेंबर नहीं है, उसका मेंबर बना दिया जाए। हम लोग नियमित रूप से उसमें फोटोग्राफ्स और ये सब डालते रहते हैं। तो नहीं, सही बात है सर। ये तो है कि देखिए उसमें देखिए जो तो दर्शकों, पुलिस ही कितना करे, आपको भी जागरूक होना होगा, आना होगा आगे। अगर शिकायत है तो उचित स्थान पर जाकर कार्रवाई की मांग करनी होगी, खुद से भी एक संयमित नागरिक बनना पड़ेगा। और सर तो बता ही रहे कैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर एक अहम सवाल है आपसे जो छूट ना जाए जाते जाते, ड्रग्स। जी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज्वलंत विषय है और ये हमारी युवाओं को खोखला कर रहा है। जी जी जी। इसके लिए सर आप अपनी तरफ से कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए झारखंड में नारकोटिक्स के 3 ट्रेंड्स हैं, 3 अलग धाराएं हैं। पहली धारा या पहला ट्रेंड वो है, झारखंड के कुछ जिलों में अफीम की खेती हो रही है। उसमें आपका चतरा, खूंटी, रांची का देहाती क्षेत्र, लातेहार, ये 4-5 जिले इन्वॉल्व हैं। मैंने इस बार बहुत सख्त हिदायत दी है कि जिस थाने में अफीम की खेती होगी वहाँ के थानेदार को हटा दिया जाएगा, वहाँ के इंस्पेक्टर को शोकॉज किया जाएगा, वहाँ के डीएसपी को शोकॉज किया जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो वहाँ के एसपी को भी शोकॉज करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि अफीम की खेती कोई घर के अंदर नहीं होती, खेत में होती है, खुलेआम में होती है, हर आदमी देख रहा है, सारे चौकीदार जान रहे हैं, सारे थानेदार जान रहे हैं। तो या तो आप अक्षम हैं, आपको मालूम नहीं है, या फिर आप मिले हुए हैं, और दोनों स्थिति में आप वहाँ के थानेदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी रहने लायक नहीं है। इस साल जो करीब अक्टूबर-नवंबर से शुरू होती है अफीम खेती, जनवरी तक चलती है। इस साल जिस राज्य के जिस जिले में, जिस थाने में, जिस गांव में अफीम की खेती होगी, वहाँ का चौकीदार, वहाँ का थानेदार, वहाँ का इंस्पेक्टर
और वहाँ का डीएसपी, मेरे से उसको म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा, मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उस पर कार्रवाई मैं खुद करूँगा, नंबर 1। दूसरा ट्रेंड है ऐसा जो कि हमारे राज्य के अंदर उड़ीसा से बड़े पैमाने पर गांजा आ रहा है, जो कि देश के अन्य भाग मुख्य रूप से बिहार, नेपाल, यूपी जा रहा है। तो इसमें देखिए हो क्या रहा था, और मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो हमारा सक्सेस नहीं हो पाता है इसको लड़ने में, उसका सबसे बड़ा कारण है, इसको मैं कहता हूँ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड माने अफीम है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मार्केट से जाके ले सकते हैं। इसके अंदर में आप कहीं से सप्लाई आ रही है, कहीं जा रही है, तो सप्लाई एक तरफ आ रही है और पैसा उसकी उल्टी दिशा में चल रहा है। बड़ा सप्लायर छोटे को देगा, उसको पैसा दिया जाएगा, छोटा आगे बेचेगा। ड्रग्स को रोकने का 2 तरीका है, एक कहते हैं सप्लाई रिडक्शन, एक कहते हैं डिमांड रिडक्शन। तो सप्लाई रिडक्शन में तो हम लोग हैं कि भाई जो सप्लाई कर रहा है उसको पकड़ो। डिमांड रिडक्शन में आप लोग हैं पब्लिक, कि अपने बच्चों को समझाइए कि नारकोटिक के ड्रग्स का सेवन ना करें, तो डिमांड कम होगी और सप्लाई कम होगी, दोनों को कम करने की जरूरत है। सिंपली सप्लाई करने से कम नहीं होगा, सिंपली डिमांड करने से कम नहीं होगा, दोनों चीज़ों को रोकने का जरूरत है। नारकोटिक ड्रग्स, नशीली दवाएं मार्केट में बिके नहीं, ये भी जरूरी है, और नशीली दवाओं का लोग सेवन ना करें, ये भी जरूरी है। दोनों चीज़ों की जरूरत है। तो साथियों, नारकोटिक्स को ना कहे, पुलिस को हाँ कहे, ये बहुत ज़रूरी है। ये संदेश आज सर ने दिया है, महानिदेशक महोदय ने दिया है। पुलिस के एक ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं जो जिन्होंने बहुत करीब से देखा है इसे। हम सब मिल करके भी, हमारा भी ये बनता है कि ये काम हम लोग इसको रोकें अपने लेवल से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे तो बात करके लग रहा था कि अभी घंटों बात की जा सकती है। अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अब समय हम लोगों को इजाज़त नहीं देता इससे ज़्यादा बात करने का। फिर मिलेंगे आपसे, जरूर जरूर, एनी टाइम। अब हमें इजाज़त दीजिए। संप्रति की पूरी टीम आपकी आभारी है। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।